नमस्कार दोस्तों, एम कॉम्पिटिशन्स एंड एम सीबीएसई मैथ्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम मैथमेटिक्स क्लास 12th के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ये आपको जो आगामी सीबीएसई एग्जाम है उसमें बहुत ही मदद करेगा, साथ ही ये सीयूईटी के एग्जाम में भी मदद करेगा। तो आपको दोनों ही एग्जाम देने हैं अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपके पास मैथ्स एक सब्जेक्ट है, तो हम जो है मैथ्स के बारे में देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस मतलब हम जो है इसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। आपको मैथ्स के जो सीबीएसई का पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के होते हैं और उसमें से जो दो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट के 19th एंड 28th, वो जो है आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो वो 19 एंड 20 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम अभी इस सेशन में देखेंगे। ये आपको बहुत ही मददगार होगा। आइए बिना देरी किए, बिना ज़्यादा देरी किए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। मतलब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये जो है 1/2 होगा और इधर भी -1/2 होगा, ठीक है बात। तो आपके पास जो है, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये जो है आपको साइन इनवर्स 2x का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो ये रेंज है देखिए -1 से 1 है ना, तो वो आधा हो गया है क्योंकि ये π/2 पे -1/2 -1/2 से 1/2 तक गया है। चूंकि आपका ये -1 से लेके 1 तक इसका क्या होता है, रेंज होता है। तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली डोमेन की बात करें अगर कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, तो x की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में, तो -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ पर जब आप इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 x लेस देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये किसका है, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x का ग्राफ है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ फॉर 3 मैट्रिसेस ए आई जे, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये m/4 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है n/3 और इसका ऑर्डर है p/q। प्रोडक्ट ए बी एंड ए सी बोथ आर डिफाइंड। अब ए बी और ए सी अगर दोनों डिफाइंड होना होगा तो आपको ए बी डिफाइंड होने के लिए देखिए ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, m/4, ठीक है, और बी का ऑर्डर है n/3। अब प्रोडक्ट पॉसिबल हो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ये जो 4 है और n है ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल टू 4 वैल्यू मिल गई, ठीक बात है। उसके बाद जो है हमारे पास AC भी डिफाइंड है। AC डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ, AC A हमारा ऑर्डर तो फिर से m/4 ही लिखेंगे और C का ऑर्डर जो है वो p/q दिया हुआ है, तो यानी कि p की भी वैल्यू 4 हो गई। यहाँ से ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आपको p की वैल्यू 4 मिल गया यहाँ पर से भी। उसके बाद आपको कहा गया है डिफाइंड एंड आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ बोथ आर ए बी एंड ए सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो यहाँ से पहले ए बी का ऑर्डर अगर देखें तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m/3, ठीक है बात। और इधर से भी आपके पास क्या आ रहा है, m/q का, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद जो बचता है वो m एंड q, यहाँ से m/q बनेगा, यहाँ से m और यहाँ से 3,
तो m/3 बन जाएगा। ये 3 इधर से आ जाएगा, यहाँ से m आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑर्डर वाइज आप देखिएगा तो इस तरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर m/3 है, चूंकि ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर है, तो ये 3 यहाँ पर है, तो उससे ये पता चल रहा है कि m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और अगर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर क्यों भी, चूंकि ये स्क्वायर है, तो m अगर 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए, तो 3/3 होना चाहिए। तो आपके पास क्यों की भी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या हो गया, m3 हो गया, फिर n आपका 4 हो गया, तो m3 n4, और फिर यहाँ पर p जो है वो भी 4, तो आपका n और p दोनों 4 है, ठीक है, ये वाला सही हो रहा है। उसके बाद m जो है 3 है और q भी 3 है, देखिए, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो m इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 3, दोनों की वैल्यू देखिए, यहाँ पर m3 आया है, यहाँ पर q3 आया है, ठीक है, और उसके बाद n यहाँ 4 आया है और p भी 4 आया है। तो इस तरह से ये पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। इफ द मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया हुआ है 0 3 q r p -4 -2 t 0 इज SQ सिमेट्रिक, देन वैल्यू ऑफ q प्लस t बाय p प्लस r। अब बात यह है कि ये अगर SQ सिमेट्रिक है तो मतलब क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज जो है वो A के माइनस के बराबर होना चाहिए। SQ सिमेट्रिक में तो माइनस के बराबर होता है। अब A ट्रांसपोज अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये आएगा 0 R और -2, ठीक है, फिर आएगा 3 P और T, ठीक, उसके बाद आएगा Q -4 और 0, ठीक, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये -A के बराबर होना चाहिए। माइनस यहाँ लगा देते हैं, 0 है, 3 है, Q है, फिर R है, P है, -4 है, -2 है, T है और 0 है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखिए तो माइनस को अंदर आप अकोमोडेट कर दीजिए, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 -3 बन जाएगा, Q -Q हो जाएगा, -R -P -4 जो है 4 हो जाएगा, और -2 2 हो जाएगा, और -T 0 तो अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पर t कितना मिल गया, t आपको मिल गया 4, t मिल गया 4, ठीक है, फिर -2 और -Q है, तो Q मिल गया आपको, Q मिल गया आपको 2, क्योंकि दोनों माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर R देखिए, R यहाँ पर -3 के बराबर है, ठीक है, तो R इज इक्वल टू -3 लिख दीजिए, ठीक बात। उसी तरह से फिर यहाँ पर Q2 आ रहा है, इधर से भी Q और 2 बराबर हैं, फिर 3 -R जो है यहाँ 3 के बराबर है, यानी कि R जो है -3 के बराबर हो जाएगा। P हमारा किसके बराबर है, P यहाँ पर है, तो P हमारा -P के बराबर है। P और -P अगर बराबर हैं, इसका मतलब P कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, P 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने नेगेटिव का कब बराबर होता है, जब उसकी वैल्यू 0 होती है। P अगर -P के बराबर है तो अगर आप इक्वेशन वाइज देखिए तो 2P इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये P इधर जाएगा तो ऐड हो जाता है ना, तो 2P इज इक्वल टू 0, तो P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से P 0 आ गया, ठीक है बात। और R आपका कितना आ गया है, -3, तो यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो ये 0 और ये -3, तो ये डिनोमिनेटर हमारा आ गया -3, ठीक है। Q हमारा कितना है, 2 है, और इधर T जो है वो 4 है, तो यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 बाय -3, तो ये -2 के बराबर हो जाएगा, 6 बाय -3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड एडजॉइंट A इज इक्वल टू 27, देन A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू।
अब यहाँ पर आपको क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए है जैसे, ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1। n क्या है, ऑर्डर है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 4 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक बात है। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a की पावर में 4-1, यानी कि क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a का क्यूब आ गया। वो जो है किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 27 के बराबर। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a क्यूब, डिटर्मिनेंट a का क्यूब 27 है तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो 3 हो जाएगी ना, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 3 हो गई, साथ में a इंटू एडजॉइंट a जो है, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a जो है वो डिटर्मिनेंट a की पावर में n होता है। अब डिटर्मिनेंट a है 3, उसकी पावर में n मतलब 4, तो यहाँ 3 की पावर में 4 अगर करेंगे तो हमें 81 मिल रहा है, ठीक है। पर ये तो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, a इंटू एडजॉइंट a निकालना है, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट a कितना है, 3 है और i, तो 3i इसका आंसर होगा। अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप 3i इसका आंसर लिखेंगे। जब आपको डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहेंगे तो उसमें आपका a पावर n होता है जिसका कि 81 वैल्यू होगा। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि आपको a एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर 4 है, यानी कि n की वैल्यू 4 हो गई, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट 27 के बराबर दिया हुआ है, तो एडजॉइंट a के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, a इंटू एडजॉइंट a का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 5th है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है। ये अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना होता है तो इसका सीधा सीधा ये हो गया कि ये जैसे 3, 2 और -5 है, तो आपको 3 पावर -1, 2 पावर -1 और 5 पावर -1 लाना है, बाकी सब जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है बात। तो ये आपका इनवर्स आ गया फटाफट। तो आपको यहाँ पर सीधा क्या आंसर आ जाएगा, 1/3 हो गया, ये 1/2 और 1/5, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 67 डिग्री, cos 67 डिग्री इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा cos 23 डिग्री, फिर माइनस होता है बीच में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाएगा साइन 23 डिग्री, ठीक है, और इंटू में साइन 67 डिग्री। तो अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b के बराबर हो जाता है, तो 67 डिग्री और प्लस में 23 डिग्री कर लेंगे। इस तरह से cos 67 डिग्री और 23 डिग्री मिलके आपको cos 67 डिग्री और 23 डिग्री मिलके आपको ये कितना बन जाएगा, 90। तो cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से इसके लिए आपके पास क्या है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में है कि इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 जब x पाई से कम है या उसके बराबर है, cos x जब x ग्रेटर देन पाई है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगर MCQ है, कोई आंसर आपको लिखना नहीं है सब्जेक्टिवली, तो आप क्या कीजिए, ये k x प्लस 1 में आप x की जगह पाई डाल दीजिए, तो आपको k पाई और प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपने पाई डाला इसमें, यहाँ पर x की जगह पे पाई डालना है, ठीक है। तो ये आ गया।
और cos x जो है उसमें भी x की जगह पे पाई डालना है। तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, cos पाई आ गया। अब cos पाई होता है -1, ठीक है। और ये -1 अगर हम k पाई प्लस 1 से इक्वेट कराएंगे तो आपके पास यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और उसके अपॉन में पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये -2/पाई आंसर आ रहा है। -2/पाई है डी पे, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। 8th क्वेश्चन देखिए, इफ fx इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x देन f'1 इज इक्वल टू, तो पहले यहाँ पर f'1 निकालना पड़ेगा, मतलब f' निकाल देते हैं। f' इसका क्या हो जाएगा, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है। x का 1 करेंगे तो सिर्फ टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि इस बारी हम टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे नहीं, तो प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर 1 अगर निकालना है f'1, तो f'1 जब निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, x की जगह पे 1 वैल्यू डालेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास 1/1 प्लस 1 और प्लस में टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 पे, तो ये आ गया 1/2 प्लस π/4, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है, ये आ गया बी पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जहां पर कि 1/2 प्लस π/4 है आंसर में। क्वेश्चन 9 है, अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। यहाँ इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, अगर आपको इंक्रीजिंग के लिए पूछ रहे हैं तो f(x) वो जो होना चाहिए f'(x), मतलब उसका जो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो इंक्रीज करेगा। अब f'(x) की बात करें तो यहाँ पर -1 -4x आ रहा है, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -1/4 जो है वो ग्रेटर देन x के बराबर है। इस तरह से इसको फिर से उल्टा करके देखिए तो x जो है -1/4 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो x -1/4 से कम या उसके बराबर यहाँ पर किस में है, a में है, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखिएगा तो नंबर लाइन पे क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर -1/4 है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ हम जाएंगे, ये भी ये शेडेड होगा पूरा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या है, -∞ से -1/4 जो कि ये है। तो आपके ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ता है f'(x) को, और x की वो सारी वैल्यूज निकालनी होती है जिसमें कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन 10 है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y dx dy, x dx है और y dy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ। तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी बात यह है कि x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y dy हो जाएगा। फिर सॉल्व करने के लिए हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको, ये जो फंक्शन है उनको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो x² 2 आया, इधर आया -y² 2 और फिर आया प्लस में c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कारण आया। फिर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x² 2 प्लस y² 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। तो इस तरह से x² प्लस y² इज इक्वल टू 2c आ गया। तो आपको ये जो है किसका इक्वेशन होता है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, क्योंकि x² और y² का कोफिशिएंट इसमें सेम है, मतलब वो विद साइन प्लस साइन है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करेगा।
क्वेश्चन 11 देखिए, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ये तो एनसीईआरटी में भी है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर जो है, अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्या है, ए से बी, और फिर यहाँ पर एफ एक्स एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है। तो अगर आप इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी है कि आप x की जगह पे a प्लस बी लगाते हैं, माइनस एक्स लगाते हैं, और फिर यहाँ पर भी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लगाते हैं। ठीक है, इतना लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स किसके बराबर है, देखिए यहाँ से देखिए, तो वो एफ एक्स के बराबर है, यानी कि हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। जैसे ही एफ एक्स लिखेंगे तो हम जो है इन दोनों को फिर अगर हम ऐड करा पाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए से बी तो लिमिट है ही, एक्स एक्स है, और यहाँ पर प्लस में ए प्लस बी और फिर माइनस एक्स आएगा और एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने अब ये जो इतना बड़ा था एफ ए प्लस बी माइनस एक्स को, उसको एफ एक्स से रिप्लेस करा दिया है। तो और एफ एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया। फिर क्या होता है इंटीग्रेशन में, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कांस्टेंट हो और वो फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा हो सीधा, तो टर्म वाइज नहीं, मतलब ये है कि बाहर से हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं अगर, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये a प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर a से b और एफ एक्स डी एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड किया ना, 2i हो जाएगा, क्योंकि एक i आपने ये वाला लिया और दूसरा i आपने ये वाला लिया, तो आपके पास ये भी तो i ही है ना, तो ये 2i बन गया था। ठीक बात है, तो 2i हो गया है। अब i के वैल्यू के लिए ये वाला 2 जो है आपको इधर लाके डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक बात है ना, तो ये जो है इस तरह से a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये अगर आंसर वाइज देखिए तो आपके पास a प्लस बी बाई टू ए टू बी बी माइनस एक्स ये नहीं है, ये a प्लस बी बाई टू ए टू बी ए माइनस एक्स ये भी नहीं है, ये b माइनस ए ये वाला भी नहीं है, तो d वाला ही होगा। तो d वाले में भी चेक कर लीजिए, a प्लस बी बाई टू और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो यानी कि ये वाला सही है। क्वेश्चन 12 देखिए, यहाँ पर है एक्स क्यूब है, साइन पावर 4 एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4 डी एक्स। अगर आपको a साइन पावर 5 एक्स पावर 4 प्लस सी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखिए कि साइन पावर साइन है एक्स पावर 4 को अगर आप t पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स पावर 4 इंटू 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक बात है, तो यहाँ पर एक 4 का चक्कर है, तो वो 4 आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये आप इधर लेके चले जाइए, तो डी टी बाई 4 हो जाएगा। बाकी आपके पास है कॉस एक्स पावर 4 भी है, एक्स क्यूब भी है। ठीक है, तो दोनों आइटम तो है हमारे पास। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है ये t पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने x पावर 4 को यानी कि इसको पूरे को x साइन x पावर 4 को, तो पावर जो है वो t की पावर में बन जाएगा, और इनटू में x क्यूब और साइन x पावर 4, तो x क्यूब यहाँ पर है, साइन x पावर 4 यहाँ पर है, तो वो तो dt बाय हमारे पास 4 बन जाएगा। ठीक है, तो dt बाय 4 हो गया, तो यहाँ पर t पावर 5 अपॉन में 20 हो जाएगा प्लस c, क्योंकि ये 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो बड़ा हुआ पावर है वो भी नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये t पावर 5 बाई 20 प्लस c हो गया। अब अगर आप इसको कंपेयर कराएंगे a साइन पावर 5 x पावर 4 से प्लस c से, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, तो a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि t तो आपका साइन पावर, इसको t को रिप्लेस करा देंगे हम, तो ये आ गया साइन पावर 5 एक्स पावर 4। ठीक है,
तो a की वैल्यू 1/20 हो जाएगी, ये आ जाएगा ना। तो a की वैल्यू 1/20 के बराबर है, और इस तरह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 3i plus 4j plus 5k फ्रॉम द y एक्सिस इज। अब डिस्टेंस इस पॉइंट का अगर हमें निकालना है और इसका पोजीशन वेक्टर है 3, 4, 5, y एक्सिस से निकालना है। y एक्सिस पर जो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डलेगा वो कहाँ पर, किस पॉइंट पे डलेगा? वो डलेगा 0, 4, 0 पे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 0, 4, 0 से इस वाले पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है 3, 4 और 5, उसका निकालना है डिस्टेंस। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस पर रूट अंडर। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 9 इसके लिए और 25 इसके लिए। तो 9 प्लस 25 हो जाएगा, तो ये आ गया रूट अंडर ऑफ 34। ठीक है, तो रूट अंडर ऑफ 34 यूनिट्स, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी वेक्टर से रिलेटेड है। ए बी सी आर 3 गिवन वेक्टर्स, तो 2a डॉट आई कैप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर ए आई कराना है, a डॉट आई कराना है। तो या फिर ऐसा करिए कि a डॉट आई तो यही 3 हो जाएगा इसका, 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। तो 6 आई कैप आ गया हमारे पास। बी जे के लिए यहाँ देखिए, बी है, यहाँ जे है, जे का तो 1 है कोफिशिएंट, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 जे कैप आ गया। और सी डॉट के, तो यहाँ पर सी के तो ये 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के वेक्टर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये माइनस बीच में था तो ये माइनस ही रह जाएगा। तो ये आ गया 6 माइनस 6 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे कि इज सेम एज, तो 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये देखिए सी वेक्टर के बराबर है, और सी वेक्टर यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। A student of class 12th studying mathematics comes across an incomplete question in a book. Maximize z is equal to, तो ये मैक्सिमाइज वाला दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ही शी नोटिसेस द बिलो shown graph for the said LPP problem and finds that a constant is missing in it. Help him her choose the required constant from the graph. चलिए ग्राफ को हम कंप्लीटली देखते हैं। यहाँ पर जो है आप ग्राफ में देखिए कि x ग्रेटर देन 0 ये वाला अगर हम कंसीडर करें तो यानी कि x का पॉजिटिव साइड वाला हो गया। फिर y ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ये y के लिए आपके पास ये ऊपर वाली चीज आ गई। 3x प्लस 4y को अगर आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 3x/12 प्लस 4y/12 अगर करा लें और लेस देन इक्वल टू 1 करा लें, तो यहाँ पर 3 4 जा 12 और 4 3 जा, तो y का जिसमें ये 3 है और x में ये 4 है, यानी कि ये जो गिवन लाइन है वो हमारा ये है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि लाइन का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 1 लिखना होगा, तो ये इक्वल टू 1 कर दिया। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसमें हमें यानी कि किस वाले कांस्टेंट का निकालना है, हमें ये वाले कांस्टेंट का निकालना है। ये वाला कांस्टेंट में अगर आप देखिएगा तो ये जो है ग्रेटर देन वाला है, ग्रेटर देन 0 वाला है पहली बात तो,
और इसमें x/2, इसकी इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा x/1 प्लस y/2, ठीक है। और अभी हमने बोला कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला होगा, क्योंकि 0 0 अगर हम डालेंगे तो वो जो है 1 से बड़ा तो नहीं होता है, तो यानी कि 0 0 की तरफ नहीं सेटिस्फाई होगा, तो यानी कि वो उधर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उल्टे साइड में करना होता है अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होता है। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप देख लीजिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 जहां पर भी है वही आपका जो मिसिंग कंस्ट्रेंट है वो आ जाएगा। तो मिसिंग कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है। The feasible region of a linear programming problem is bounded, but the objective function attains its minimum value at more than one point, ठीक है। one of the points 50 है, अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है मल्टीपल पॉइंट्स पे, यानी कि वो पूरे स्ट्रेट लाइन पे आएगी, और 50 पे आ रहा है, तो यानी कि 50 वाला तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर है, ये 50 वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली लाइन है, और ये लाइन फिर दोबारा किधर से जा रही है, देखिए ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देन वन ऑफ द अदर पॉसिबल पॉइंट्स एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, तो दूसरा पॉइंट हमें पता करना है। तो दूसरा पॉइंट आपका 0 0 तो नहीं होगा, तो इस तरह से हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं, ये नहीं है, ठीक है। 4 7 है कि नहीं है, तो 4 7 भी नहीं है, क्योंकि 4 7 इसके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, यहां पर कर रहा है ना, तो 4 7 भी नहीं होगा, ये भी हटा दीजिए। फिर जो है 6 6, क्योंकि ये लाइन पे ही, इसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, ये जो लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन पे देख लीजिए 6 6 भी इस पे नहीं कर रहा है, पर 2 9 इस पे कर रहा है, 2 9 इस पे कर रहा है, 2 9 है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है 2 9, ठीक है। तो 2 9 इसका जो है एक पॉइंट होगा जो कि जिस पर कि ये मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो 2 9 ले लेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ योर 6 डिजिट पिन, फर्स्ट 4 लेटर्स पता चल गए हैं, फर्स्ट 4 डिजिट्स पता चल गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कैन गेस योर पिन। अब यहाँ पर यानी कि उसको क्या गेस करना है, वही लास्ट के 2 डिजिट्स गेस करने हैं, है ना। लास्ट का 2 डिजिट्स अगर गेस करना है तो ये इसमें मतलब 10 डिजिट्स में से कोई होगा, 10 डिजिट्स में से कोई होगा, टोटल उसका ये हो गया, ठीक है। तो 100 हो गया। अब इसमें से एक ही कॉम्बिनेशन कोई सही होगा ना, जैसे या तो ये दोनों 0 हो जाए, या 0 1 हो जाए, 0 2 हो जाए, इस तरह से, लेकिन जो भी होगा वो एक ही होगा, चाहे 44 ही है मान रखिए, तो ये ना एक ही तो है। तो यानी कि जो 100 गेस होंगे उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होने के चांसेस होंगे, तो इस तरह से वो गेस कर पाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी बहुत कम है, 1/100, मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 0.01, यानी कि 1% हो गया, 1% चांस है, तो 1% फिर भी मतलब कोशिश करके पता कर सकता है वो। अब आ रहा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ये लास्ट के 19 और 20 मतलब 19th और 20th क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन रीजन के बेस्ड होते हैं। इसमें ये ABCD जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ये लगभग फिक्स्ड ही होता है, फिर भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप पता कहीं कुछ चेंजेस कर दिया होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अब ये सभी भी तो चेंज कर सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि assertion A and reason A are true and reason R gives the correct explanation of assertion A, इस तरह से। तो इसमें कोई भी जंबल भी हो सकता है, या कोई एक एडिशनल दे देंगे, किसी को हटा देंगे, किसी को रिप्लेस कर देंगे,
तो उस तरह से भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मतलब उसके कंटेंट पे भी। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2 इज पाई। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके अगर हम वैल्यूज निकालें, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा π/4, ठीक है। फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, ठीक है। अच्छा नहीं, सेक इनवर्स ऑफ √2 है तो ये भी π/4 पे होता है, ठीक है बात। तो ये तो π/4 और π/4 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/3 होनी चाहिए। तो इस तरह से यही वाला गलत हो गया। तो असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। रीजन आर इज ट्रू क्योंकि वन ऑफ द ऑप्शन यहाँ पर वही है कि ये अगर फॉल्स वाला ऑप्शन एक ही है तो वो आपको डी के साथ जाना पड़ेगा। फिर भी अगर आप चेक कर सकते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स तो यही होता है, -π/2 से π/2। सेक इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π, उसमें π/2 हटाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर डी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है बात। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको क्या दिया हुआ है कि भाई टू नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए एंड बी। इफ आर इज अनदर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट आर वेक्टर इज ए प्लस बी, आर क्रॉस ए प्लस बी जो है जीरो वेक्टर के बराबर है, देन आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आर क्रॉस ए प्लस बी है तो ए प्लस बी के पैरेलल है आर, ठीक है। और ए क्रॉस बी जो है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी जो है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो एज अ रिजल्ट ये ए प्लस बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आर वेक्टर चूंकि ए प्लस बी के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर जो है पैरेलल टू ए प्लस बी है। तो ऑब्वियस है कि वो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे द वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए प्लेन ऑफ ए बी नहीं होता है, बशर्ते ए क्रॉस बी अगर रहेगा ना वो भले ही आपका परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड प्लेन ऑफ बी, मतलब प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है बात। तो यहां पर यही है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या हुआ, असर्शन ए करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। तो असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स, तो ये हमारा होता है सी पे। सी में देखिए ये है ना, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से हमने आज जो है 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल किया। तो आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइए मुझे, तो मैं अपने आपको उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं करा पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत ही जल्द हम अगले सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब एम कॉम्पिटिशन्स एंड एम CBSE मैथ्स यूट्यूब चैनल्स। ये दो चैनल्स हैं, ये दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके हेल्प के लिए बने हैं, ये आपको हेल्प करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगले सेट के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तो आशा है कि आप अगले सेट में भी इसी तरह से इसी उत्साह के साथ देखेंगे उसको और उसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी आप जरूर बेझिझक पूछिए, उसको कमेंट में डालिए। और फिर मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। वेरी ऑल द बेस्ट। Thank you so much for watching and being with us.